8:30 बज चुके हैं और 8:30 बजे सबसे जो पसंदीदा प्रोग्राम है लोगों का वो है करंट अफेयर्स बाय जॉब मास्टर्स। करंट अफेयर्स की बात हम क्यों करते हैं, रोज मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एग्जाम के अंदर आता है और सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवेज का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो या किसी को भी जनरली अप टू डेट रहना हो, तो सबके लिए करंट अफेयर्स बहुत ही जरूरी होते हैं, है ना। ये सब हम जानते हैं। करंट अफेयर जो है हमें बिल्कुल अप टू डेट रखते हैं कि इंटरनेशनल न्यूज में क्या आ रहा है, नेशनल न्यूज में क्या आ रहा है, अवार्ड किसको मिले हैं, है ना। और इस बार किसकी डेथ हुई है, कौन से पर्सन जो है वो जिनका बहुत जिक्र हो रहा है, ऐसी क्या बात हुई है, इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। और अपनी नॉलेज को बढ़ाना हमेशा अच्छा रहता है, आपको अप टू डेट रखता है, आपको आपके आसपास के माहौल के साथ जोड़ के रखता है। इसीलिए करंट अफेयर जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और करंट अफेयर का बच्चों को ये फायदा होता है कि उनके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप उनका जवाब कैसे दोगे? तो या तो एक तरीका कि पेपर से पहले इकट्ठे कर लो सारे महीने भर के क्वेश्चंस, उनको याद करो। ठीक है, और उनको करना बहुत मुश्किल होता है। ये तो वैसा हो गया कि डेली अगर हम खाना ना खाएं और एक महीने का खाना इकट्ठा खा लें, तो एक महीने का खाना इकट्ठा खाना आसान है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सेम वैसे ही है कि डेली की न्यूज को, डेली के जो भी चीजें घटनाएं हुई उनको एकदम डाइजेस्ट कर लेना डेली वो आसान है, और इकट्ठा डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस पूरे 8:30 बजे डेली हम लोग करंट अफेयर्स लेके आते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो सब में कॉमन है और इससे हर बच्चे को डर लगता है, क्योंकि इसकी वैरायटी बहुत है। कौन सा क्वेश्चन किस सेक्टर से आ जाएगा किसी को नहीं पता। तो इस पे बने रहने का एक ही तरीका होता है कि आप लोग डेली ये प्रोग्राम देखिए। इसलिए मैं इसको करता हूँ करंट अफेयर डोज। तो डेली की आपकी डोज है, जैसे आपका लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट अनिवार्य है, उसी तरीके से करंट अफेयर भी डेली अनिवार्य है। और उसके लिए हमने टाइम रखा है 8:30 बजे, जब सारे लोग अपने काम या स्कूल या कॉलेज से आके अपने घर पे बैठ के आराम से प्रोग्राम देख सकते हैं। 8:30 बजे आके सिर्फ आपको आधा घंटा निकालना, और आधे घंटे के अंदर हम आपको इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल अफेयर्स, बैंकिंग न्यूज, अवार्ड्स, साइंस टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है आजकल, सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। प्लस उनके एमसीक्यूज बना के उसी टाइम पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इन ऑप्शन में से कौन सा आंसर है, तो आपकी रिवीजन हो जाती है। अगर आपका वो काम भी हो जाता है तो हमने एक फिल्टर और लगाया हुआ है। वो फिल्टर किस चीज का है? वो है वन लाइनर्स का। उसके बाद हम आपसे वन लाइनर्स पूछते हैं। जब आपके वन लाइनर्स आप हमसे सुनते हो और वन वर्ड में उसका आंसर देना हो, तो आपको पक्का यकीन हो जाता है कि आज जो मैंने पढ़ा वो तो परमानेंट मेरा काम हो गया, मेरे को परमानेंट याद हो गया। फिर आप वेट करते हो अगले दिन की कि कल कौन सी न्यूज आनी है, तो एक अट्रैक्शन बनी रहती है। जिंदगी में अगर कोई ख्वाब हो कि आने वाले कल में क्या है, तो इससे बढ़िया क्या है? तो उसी चीज को लेकर आते हैं हम लोग, वो है करंट अफेयर्स। अब ज्यादा बात ना करते हम लोग आज का जो पहला न्यूज है उसकी तरफ बढ़ते हैं। और आज का जो पहला न्यूज है वो क्या है? तो जो पहली न्यूज आज की है वो है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। तो पहली न्यूज आज हमारी है एशियाई निशानेबाजी को लेकर। ऐश्वर्या तोमर ने एशियाई निशानेबाजी 2025 में स्वर्ण पदक जीता। ये बहुत बड़ी न्यूज है कि ऐश्वर्या तोमर, नाम याद रखो पहले तो, ऐश्वर्या तोमर नाम है भारतीय निशानेबाज का, और ये लड़का है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, पूरा नाम है इनका। इन्होंने कजाकिस्तान के अंदर 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, ये अपने नाम याद रखना कौन सी वाली इवेंट है, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 462.5 अंकों के साथ चीन के वेन्यू झाओ को मात्र 0.5 अंकों से पीछे छोड़ते हुए ये खिताब हासिल किया, जबकि जापान के नायोया ओकाडा ने 445.8 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। तो इससे हमने 3-4 चीजें सामने आई हैं। पहली चीज कौन सी गेम है? तो गेम है आपकी एशियाई निशानेबाजी। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कहां पर हुई है वो? ये हुई है कजाकिस्तान में, और ये 16th एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप थी। और पुरुषों में कौन सी स्पर्धा थी? ये थी 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा। ठीक है, इसमें 3 इनाम मिलते हैं। पहला इनाम जो मिला वो भारतीय जो है जिनको गोल्ड मिला उनका नाम है ऐश्वर्या तोमर। दूसरे नंबर पर आए हैं चीन के वेन्यू झाओ, और तीसरे नंबर पर हैं जापान के नायोया ओकाडा। ठीक है, तो 3 प्रश्नों का, तीनों का नाम आपको क्लियर होगा। तो कितने प्रश्न बन गए एक प्रश्न में से? तो एक इतनी सी चीज पढ़ के हमें बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। इसीलिए करंट अफेयर्स देखना और समझना बहुत जरूरी है। तो इस इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स की न्यूज के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगली इवेंट जो है, अगली चीज क्या है वो हम देखते हैं। देखो आपके सामने हमारे एक अधिकारी हैं जिनकी तस्वीर आ रही है। इनका नाम है अनीश दयाल सिंह, नाम याद रखना है, अनीश दयाल सिंह। ये प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन गए हैं। क्या बने हैं? प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं ये, और 1988 बैच के मणिपुर से हैं ये। वहां पर आईपीएस अधिकारी थे ये। अभी से जो सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे। तो आपको पता है अजीत डोभाल जो है वो पहली पोजीशन पे, उनके नीचे इस टाइम इनको पोजीशन मिल गई है। नाम है इनका अनीश दयाल, मणिपुर के रहने वाले हैं, और ये पैदा हुए हैं प्रयागराज में 1964। डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, डेट को लेके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अपने याद रखना है। डेट्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हैदराबाद में इन्होंने अपना प्रशिक्षण लिया, और है ये मणिपुर के, पैदा ये हुए हैं प्रयागराज में। तो ये अपने याद रखना है, ठीक है। तो दूसरा जो न्यूज था वो था एक नई नियुक्ति को लेकर, एक नए अधिकारी हैं जिनको ये नियुक्ति मिली है, ठीक है। पहला स्पोर्ट्स को लेकर था, दूसरा ये है। तो अभी तक दो आपके सामने प्रश्न आ चुके हैं। बाकी जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जुड़े नहीं, उनको मैं कहूंगा जल्दी से जल्दी हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े, और कमेंट जरूर लिखें। जब आप कमेंट लिखते हो ना तो क्लियर होती हैं चीजें बहुत सारी, ठीक है। तो कमेंट लिखना बहुत जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अगला जो हमारा आज का प्रश्न है वो क्या है वो बताने वाला हूं आपको। तो अगली जो हमारी न्यूज है वो है आपके सामने। क्या न्यूज है ये? खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का समापन। समापन मतलब था खत्म। तो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट जो खत्म हो गई है 21 से 23 अगस्त तक। ये श्रीनगर की डल झील में किया था। डल झील बड़ी फेमस झील है। तो डल झील में आयोजित हुई थी हमारी खेलो वाटर स्पोर्ट्स, और 21 से लेकर 23 अगस्त तक ये हुई है, लेकिन अब वो खत्म हो गई है। मध्य प्रदेश के शानदार प्रदर्शन करते हुए 24 में से 10 स्वर्ण पदक लिए। तो आपका क्वेश्चन आता है कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट में सबसे ऊपर कौन रहा? तो आंसर है मध्य प्रदेश। उन्होंने 10 स्वर्ण पदक लिए। इसका श्रेय राज्य की वाटर स्पोर्ट्स अकादमी ऑफ एक्सीलेंस को दिया गया, ठीक है। तो अपने याद रखना है पहले नंबर पे कौन है, और ये देखो सामने आपके बना भी है, इसका जो लोगो है वो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी फिर मैं ये बोलूंगा जितने भी हमारे दर्शक हैं जिन्होंने अभी तक इसको शुरू नहीं किया, देखा नहीं है, वो जल्दी से शुरू करें, ठीक है। चलो जी, अगली जो न्यूज है हमारी वो आज की क्या न्यूज है? मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। आप सबको पता है कि मीराबाई चानू जो वो क्या है, वेट लिफ्टर है। तो अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 193 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता, जो एक रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि मानी जाती है। 31 वर्षीय चानू जो टोक्यो ओलंपिक्स 2002 में रजत पदक विजेता, तो उन्होंने पहले ओलंपिक मेडल भी लिया हुआ है। जब टोक्यो में आयोजित हुआ था वहां पर उनको रजत मतलब सिल्वर मेडल मिला था। इस बार 49 किलोग्राम भार वर्ग से हटाकर प्रतियोगिता में भाग लिया, क्योंकि यह वर्ग अब ओलंपिक में शामिल नहीं है। तो क्योंकि ओलंपिक में ये वाला वर्ग नहीं, तो उन्होंने फिर वो अपनी कैटेगरी चेंज करके, और उन्होंने यहाँ पर भी क्या किया, शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल इस कैटेगरी के अंदर भी जीत लिया, ठीक है। नाम याद रखना, मीराबाई चानू, बहुत पुरानी एथलीट है। अगला जो हमारा न्यूज है वो है ओपन एआई। ओपन एआई ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की। ओपन एआई, ठीक है, ओपन एआई ने घोषणा की है कि वह 2025 के अंत तक नई दिल्ली में अपना पहला भारतीय कार्यालय खोलेगा, जो भारत में एआई इकोसिस्टम को मजबूत करने और इंडिया एआई मिशन के साथ तालमेल का प्रतीक होगा। अमेरिका के बाद भारत चैट जीपीटी का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, और पिछले वर्ष में इसके साप्ताहिक सक्रिय उपभोक्ताओं की जनसंख्या 4 गुना हो गई। मतलब पिछले एक साल में चैट जीपीटी यूज करने वाले 4 गुना भारत के अंदर बढ़ गए। तो इसको देखते हुए ओपन एआई जो है वो इंडिया के अंदर नई दिल्ली में खुल रहा है, और ये पहला कार्यालय होगा, आपने याद रखना है, ठीक है। और इसका मिशन क्या रहेगा? इकोसिस्टम को मजबूत करना, एआई इकोसिस्टम को मजबूत करना, और इंडिया एआई मिशन को बढ़ावा देना। तो दो उसके टारगेट्स हैं, ठीक है। तो अगली जो हमारी न्यूज है वो क्या है? यूजीसी को लेके। यूजीसी शिक्षा फ्रेमवर्क मसौदा
प्राचीन भारत ज्ञान की ओर एक नई पहल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी जिसको बोलते हैं ने लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क LOCF का मसौदा तैयार किया है, मतलब उसकी डिजाइनिंग की है, उसका आउट फ्रेम बना लिया है, जिसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा और प्राचीन दृष्टिकोण को उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करना है। ये पहल शिक्षा को परिणाम आधारित और ज्ञान समृद्ध बनाते हुए विद्यार्थियों को व्यवहारिक, सैद्धांतिक, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान प्रदान करने पर केंद्रित है। कहने का मतलब है कि हमारे पुराने जमाने में जो भी हमारा सिस्टम था, बहुत अच्छी एजुकेशन मानी जाती है, उसको अब इस स्तर पे लेके आना है कि यूजीसी ने इसको बोला कि हमारे इसको सिस्टम हमारे कुरिकुलम के अंदर इसको डालना है, तो पुरानी चीजें भी ऐड हो रही है नए कुरिकुलम के अंदर। ये पहल किसने की है? यूजीसी ने। और क्या इसका पूरा नाम क्या है? यूजीसी शिक्षा फ्रेमवर्क मसौदा। ठीक है, तो कुरिकुलम में नई चीजें ऐड होंगी होंगी पुराना वाला हमारा सिलेबस। सातवीं बड़ी खबर आज की क्या है? एमसीए ने गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया, शरद पवार को सम्मानित किया। ठीक है, मुंबई क्रिकेट संघ एमसीए ने 23 अगस्त 2025 को वानखेड़े स्टेडियम में पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है, आपके सामने दिख रहे सुनील गावस्कर और उनकी प्रतिमा भी दिख रही है यहाँ पर, है ना। और जिसके दम पर उन्होंने 10,000 टेस्ट रन पूरे किए। तो गावस्कर आप सभी जानते हैं टेस्ट क्रिकेट के सबसे बड़े प्लेयर थे और वो पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने 10,000 टेस्ट रन बनाए थे। गावस्कर ने मुंबई में अपनी मां बताते हुए शहर और स्थानीय क्रिकेट को महत्व व्यक्त किया। तो गावस्कर हमेशा इंपॉर्टेंट देते हैं मुंबई को, वो कहते हैं कि मेरी माँ है। तो यहाँ पर किसका स्टैचू बनाया गया है? गावस्कर का स्टैचू बनाया गया है। और कौन सा स्टेडियम है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई वाला, इसको अपने याद रखना है। अगला, अमेरिकी वमवर्षक बनाम चीन का व्हाइट एम्परर लड़ाकू जेट। मतलब आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं अमेरिका के वमवर्षक और चीन का व्हाइट एम्परर, बल्कि दो अलग अलग आपके सामने दिख रहे हैं। ये देखो, ये जो पीछे वाला है वो कौन सा है? अमेरिका का बॉम्बर है ये, और चीन का जो है व्हाइट एम्परर। ये दो फाइटर जेट्स हैं, इनकी कंपैरिजन है। एक तुलना में अमेरिका ने अपनी सामरिक वायु शक्ति बढ़ाने के लिए B-2 स्पिरिट और आगामी B-21 रेडर स्टिल्थ बॉम्बर विकसित किए हैं। तो अमेरिका ने दो नए बॉम्बर्स अपने तैयार किए, B-2 एंड B-21। B-2 स्पिरिट 1997 से सेवा में है, लगभग 11,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और 18,000 किलोग्राम का पेलोड भी लेके जा सकता है। इसका उद्देश्य शत्रु के भारी सुरक्षा वाले हवाई क्षेत्र में प्रवेश और विशाल बमबारी करना है। ये किसकी बात हो रही है? B-2 की। और B-21 जो रडार पे चलता है, पहली उड़ान 2023 में ले चुका है और 2025 के उत्तरार्ध में सेवा में शामिल होने की संभावना है। तो कहने का मतलब अमेरिका की न्यूज है, अमेरिका का B-2 तो पहले से चल रहा था, अब उन्होंने B-21 भी बना लिया है। B-21 बनाया जो 2025 से उनकी वायुसेना में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिखा रहा है उनकी वायु शक्ति जो बढ़ने वाली है। तो ये थे आज के न्यूज। अब आने वाले हमारे MCQs, और MCQs बच्चों को बहुत पसंद होते हैं क्योंकि जो उन्होंने आज न्यूज पढ़ी उनको लगता है कि आजमा के देखते हैं खुद को कि मेरे को ये आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी का ये हिस्सा है। अब हम ये चलते हैं। तो पहला जो MCQ है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, वो है 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप अभी थोड़ी देर मैंने बताया था कजाकिस्तान के अंदर ये हुआ था, और उसका कौन से शहर में? शिमकेंट। तो आपने याद रख लेना है, शिमकेंट में हुआ और जगह का नाम है कजाकिस्तान, जहां पर भारत ने गोल्ड मेडल जीता। दूसरे नंबर पे चीन रहा, तीसरे नंबर पे जापान रहा। तो ये थी आज एशियाई निशानेबाजी स्पर्धा के बारे में क्वेश्चन। दूसरा जो MCQ आज का हमारा है वो है अजीत डोभाल के बारे में है। हाल में ही केंद्र सरकार ने उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये प्रश्न हमारा। तो हमें पता है जो डोभाल के नीचे किसको अभी रखा है, वो मणिपुर के रहने वाले थे जिनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। नाम उनका क्या है? अनीश दयाल सिंह। आपके सामने तस्वीर भी दिख रही है इस वक्त। तो अनीश दयाल सिंह जो है वो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन गए हैं प्रधानमंत्री के। तो नाम याद रखना है अपने, नाम है उनका अनीश दयाल सिंह। इसके बाद अगला जो हमारा MCQ है वो है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स को लेकर।
खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मैंने आपको बताया था वाटर स्पोर्ट है, और आपके सामने देखो प्यारी सी डल झील दिख रही है ना, इसके लोगो में ही दिख रही है वो आपको। तो कहाँ पर हुआ डल झील, कहाँ पर है ये? श्रीनगर के अंदर। तो डल झील पे खेलो वाटर इंडिया स्पोर्ट जो अभी हाल ही में खत्म हुए हैं 23 तारीख को, इसमें मध्य प्रदेश ने 24 में से 10 गोल्ड मेडल जीते और वो पहली पोजीशन पे रहा। ठीक है, उसके बाद आता है केरल ने 3 स्वर्ण पदक जीते और उड़ीसा ने उसके बाद है। तो ये 3 जो हैं ये स्टेट्स उभर के आई हैं जल क्रीड़ा वाटर फेस्टिवल के अंदर जो हुआ है डल झील कश्मीर में। अब आगे बढ़ते हैं। मीराबाई चानू ने हाल ही में कौन सा पदक जीता? तो मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है अभी आपको सबको पता है मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। तो मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रमंडल भारतनाट्यम चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, और उन्होंने कुल 193 किलोग्राम का भार उठाकर उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। तो आपने याद रखना है इसको। ठीक है, तो अब उन्होंने अपनी कैटेगरी भी चेंज की थी क्योंकि ओलंपिक्स में उनकी जो पहले वाली कैटेगरी वो खत्म हो गई है। तो उनकी पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद पहली बड़ी उनकी प्रतियोगिता और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसका जवाब रहेगा गोल्ड मेडल, और 193 किलोग्राम भार उन्होंने इस बार उठाया है, ये अपने याद रखें। अगला जो एमसीक्यू आज का है वो है हमारा, ओपन एआई ने भारत में पहला कार्यक्रम कहाँ खोलने की घोषणा की है? तो मैंने आपको बताया था ओपन एआई चैट जीपीटी से रिलेटेड ये खबर थी, और ये कहाँ खोलने का उन्होंने किया है? नई दिल्ली के अंदर वो 2025 में अपना पहला ऑफिस खोल देंगे इंडिया के अंदर। और आपको पता है चैट जीपीटी इंडिया में दूसरे नंबर में सबसे ज्यादा इंडिया यूज करता है, और 4 गुना पिछले 1 साल के अंदर ही हो गए। तो ओपन एआई नई दिल्ली में खुलने वाला है। अगला एमसीक्यू जो हमारा है वो है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किस फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट जारी किया? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उसका नाम क्या था पूरे का? लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क। लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको LOCF बोलते हैं, ये किसने तैयार किया? यूजीसी ने। और ये पुराने जो हमारे अच्छी जितनी भी शिक्षा थी वो नई वाली के अंदर ऐड करेगा, अपडेट करेगा नए कुरिकुलम के अंदर। ठीक है, तो आपने याद रखना है। इसके अलावा अगली खबर क्या है हमारे पास, वो अभी आपको बताता हूँ। एमसीक्यू अपने अच्छे से कर लेना, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, तो अगला जो हमारा एमसीक्यू है आज का वो है सुनील गावस्कर को लेके। सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले सुनील गावस्कर की प्रतिमा का जो अनावरण कहाँ हुआ? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर हुआ। वानखेड़े मुंबई का है, और मुंबई को बहुत मानते थे गावस्कर, और वो पहले ऐसे क्रिकेट प्लेयर थे जिन्होंने टेस्ट के अंदर 10,000 टेस्ट रन बनाए थे, और उसी को लेकर प्रतिमा उनकी बनी। और उनका जो अनावरण है वो किसने किया? सुनील गावस्कर ने हाल ही में किया। अगला प्रश्न हमारा, B-21 स्पिरिट किस वर्ष सेवा में शामिल हुआ? B2 की बात हो रही है यहाँ पर, B2 की। तो B2 बहुत पुराना उनका प्लेन है जो 1997 के अंदर आया था, और जो अभी नया वाला है B-21 वो अभी इसी साल 2025 के अंदर सेवा में आएगा। किसकी? अमेरिका की वायु उसके अंदर। ठीक है, तो B2 पुराना है। B2 बॉम्बर अपने ब्लैक कलर का देखा होगा, और ये कब हुआ था? 1997 के अंदर शामिल हुआ बेड़े में। अब आ गया सबसे इंटरेस्टिंग जो हमारा सेक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वन लाइनर। तो वन लाइनर जो हमारा सेक्शन है उसके अंदर पहला जो वन लाइनर है वो है, मध्य प्रदेश ने CIWSF मतलब कि वाटर जो आपके सामने जो स्पोर्ट्स हुआ अभी डल झील के अंदर 2025 में, उसमें कितने गोल्ड मेडल जीते? तो इसका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश ने 10 गोल्ड मेडल लिए, 10 गोल्ड मेडल। और दूसरे नंबर पे कौन रहा था? केरल। दूसरा वन लाइनर आज का हमारा है, पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट का कांस्य पदक किसे मिला? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, उन्होंने सीधे कांस्य पदक पूछा, आपसे स्वर्ण नहीं बोला। स्वर्ण तो भारत को मिला, दूसरा चीन को मिला, तीसरा किसको मिला था? जापान। और जापान में किस पुरुष को मिला? वो नायोया ओकाडा। नायोया ओकाडा, याद रखना ये जापानीज है। तीसरा जो वन लाइनर आज का है वो, राष्ट्रीय मंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? जिसमें किसने? चारू ने गोल्ड मेडल जीता। वो जो वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता वो कहाँ हुई? तो आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद में प्रतियोगिता हुई है। ठीक है, चौथा जो आज का वन लाइनर वो है,
ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो अभी अब थोड़ी देर पहले हुई थी, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट का नाम है, और ये कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? कजाकिस्तान। और वहां पर कितने जो थे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, उनमें से जो भारत है वो पहले नंबर पे आए थे, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे पे जापान रहा। उड़ीसा के खिलाड़ियों का प्रशिक्षण किस एसएआई केंद्र से जुड़ा था? उड़ीसा का है, उड़ीसा के जो एक खिलाड़ी कहाँ आ रहे हैं, जो वाटर सपोर्ट्स में तीसरा नंबर उड़ीसा का है, तो उनके खिलाड़ियों का प्रशिक्षण किस एसएआई केंद्र से जुड़ा था? आंसर है जगतपुर से वो ट्रेंड हुए थे बच्चे जो 3rd पोजीशन पे आए। अनीश दयाल सिंह को किस पद के नियुक्त किया गया? तभी आपने देखा है, अजीत डोभाल के नीचे जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री के नीचे जो क्या कहते हैं सुरक्षा सलाहकार है, वो कौन बनेंगे अब? अनीश दयाल सिंह। अगला वन लाइनर आज का हमारा है, लर्निंग आउटकम बेस्ड कुरिकुलम फ्रेमवर्क LOCF का केंद्रीय तत्व क्या है? मतलब उनका मेन टारगेट क्या है? तो उनका टारगेट क्या है? भारतीय ज्ञान परंपरा का पुनर्पाठ, मतलब कि जो पुरानी हमारी रीति रिवाज, जो पुरानी परंपरा हमारी ज्ञान बांटने की, उसी को हम नए कुरिकुलम के अंदर ऐड करेंगे, और ये यूजीसी ने किया है। 8वां आज का जो सबसे बड़ा प्रश्न है, ओपन एआई के सीईओ कौन है? ओपन एआई चैट जीपीटी, उनके सीईओ कौन है? तो आंसर है सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन नाम याद रखना आपने। शरद पवार चीन की छठी पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट क्या कहलाता है? शरद पवार चीन का छठी पीढ़ी का स्टिल्थ स्टिल्थ वो होता है जो किसी की पकड़ में ना आए, फाइटर जेट क्या कहलाता है? तो आंसर है वाइट एम्परर। तो बताया था ना कि दो के बीच में कंपैरिजन होगा, तो वाइट एम्परर उसका नाम है। आज का आखिरी प्रश्न है, शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय किसके नाम पर समर्पित है? तो शरद पवार आपको पता है क्रिकेट से लेना भी है, ठीक है, भारतीय क्रिकेट के बहुत बड़े वो नाम है, काफी उप प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो क्या नाम था उनका? शरद पवार। शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय म्यूजियम जो किसके नाम पर है? तो नाम है, जो नाम लिखा उसी के नाम पे होगा। आंसर है शरद पवार के ही नाम पर है। तो ये था आज का हमारे वन लाइनर्स। इससे पहले हमने एमसीक्यूज किए, उससे पहले हमने दिन भर की जो घटनाएं हैं, जो मेन न्यूज है, वो हमने की। तो डेली इसी तरीके से हम लोग आपको करंट अफेयर्स परोसते हैं, और परोसते इस तरीके से कि आपकी साथ में ही नॉलेज बढ़ती है, साथ में ही आपकी रिवीजन हो जाती है, और साथ में ही आपका एक टेस्ट हो जाता है हमारे साथ कि आज जो आपने सीखा वो आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी तरीके से हम लोग डेली करंट अफेयर्स लेके आपके सामने रोज आते रहेंगे। टाइम रहेगा 8:30 बजे शाम को, और इनकी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हमारे वीडियो के, वो आप वहां से ले सकते हो। और हमेशा की तरह मैं ये आपसे बोलूंगा कि कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो कि आपको इंग्लिश में अगर ज्यादा न्यूज चाहिए, तो इसी के साथ हम इंग्लिश वाला भी इसके बाद शुरू कर सकते हैं। हमारे पास दोनों ही टाइप की न्यूज होती है, इंग्लिश हिंदी, क्योंकि ज्यादातर दर्शक हिंदी के हैं, तो इसलिए हम पहले हिंदी वाला ही देते हैं। लेकिन कमेंट सेक्शन में अगर आप लिखोगे इंग्लिश वाला, तो इंग्लिश की न्यूज भी आपको मिल जाएगी। ये देखो सारी, एक आपको झलक दिखा देता हूँ, ये है हमारी इंग्लिश की न्यूज। इसको भी हम बड़े आराम से आपको समझा सकते हैं, ठीक है। तो अपने याद रखनी है, हिंदी इंग्लिश दोनों। और जो अच्छी बात तो ये होती है आपको दोनों लैंग्वेजेस आनी चाहिए, बट फिर भी किंग को प्रॉब्लम अगर हिंदी के अंदर, तो इंग्लिश में भी हम लोग ये कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना पड़ेगा, तभी हम ये स्टार्ट कर पाएंगे। और लास्ट में जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतना ज्यादा हमारे लिए आसान होगा। और ये सभी एग्जाम्स के लिए है, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, चाहे वो रेलवेज हो, यूजीसी हो, या फिर हमारे यूपीएससी के एनडीए हो, सीडीएस हो, सीटेट हो, टेट्स हो, सभी के अंदर करंट अफेयर आते हैं। और इससे आसान कोई तरीका भी नहीं करंट अफेयर डेली का। डेली की जो रोज है वो आपको मिलती रहेगी, और कल मिलेंगे आपको इसी वक्त 8:30 बजे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखें, उसको अच्छे से रिवाइज करें। शुक्रिया।